जय हिंद। कैसे हो आप सभी? कैसा चल रहा है आपका तैयारी? इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी साइंस सीरीज जो हमारा चल रहा था उसके अंतर्गत आज हमारा एक नया चैप्टर होगा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। क्लास 6 और क्लास 7 पूरी कंप्लीट कर लिए हैं, साथ में क्लास 9 भी आपका चल रहा है। तो आज के वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जो कि कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित है। तो पूरी वीडियो को आप देखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट करेंगे। तो आइए जानते हैं, कहता है कि क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन है। वायु, जल, मिट्टी, खनिज ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। मतलब ऊपर में एक सूची तैयार करने के लिए बोला गया था जो कि हम आपको नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? क्योंकि हम वही बताते हैं जो आपके काम के लिए होता है। हमने पहले ही हाईलाइट करके रखा है पीडीएफ को, वही आपको जानना। बूझो कह रहा है कि क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यही जानकारी अब आपको बूझो को देना है। तो आइए देखते हैं। कहता है प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी कि हम प्राकृतिक संसाधन को कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है हमारा अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन का मतलब ये होता है जो कभी क्षय ना हो। मतलब वैसा संसाधन, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। इसे हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आज का चैप्टर छोटा होने वाला है, 20 से 25 मिनट में आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर अब आपके वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे। तो भाई देखो, मुझे खुद की पढ़ाई करनी है, मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं है, ठीक है। मैं जो आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, मैं अकेले बैठे बैठे पढ़ नहीं पाता, बोर्ड में हो जाता हूँ, ड्यूटी करने के बाद थके हारे आता हूँ, तो खुद से नहीं पढ़ पाता हूँ। तो क्या करता हूँ कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल लगता है कि चलो ध्यान से पढ़ना होगा, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। और वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं इस वीडियो को 1-2 बार फिर से सुन लेता हूँ, क्योंकि दोबारा फिर हमको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है खुद से किताब को, ठीक है। ड्यूटी करने के बाद समय सीमित हो जाता है, खुद खाना बनाना सब कुछ हो जाता है। इसलिए मेरे व्यू को आप ध्यान न दो, आप मुझे डिमोटिवेट ना करो। मैं खुद पढ़ाई करता, मुझे पढ़ाई करने दो, ठीक है। कोई ये मत बोल रहा है कि सर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, ये वो। आपको अच्छा लग रहा, आप इसको पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, न तो आप बस पूरी वीडियो को देखना, ठीक है। आ जाओ पढ़ते हैं हम, ठीक है। मैं खुद की पढ़ाई करता हूँ, आपके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको शेयर भी करता जाऊँ और मैं भी अपना कुछ नया जानकारी लेता रहूँ। तो हम क्या पढ़ रहे थे? अक्षय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत सूर्य और प्रकाश को पढ़े और वायु को पढ़े। दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये क्या है? तो प्रकृति में इन संसाधनों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण है वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सभी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है कि इस अध्याय में हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशोषण यानी कि जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन से यानी कि जीवाश्म से यानी कि सजीव प्राणी के मरने के बाद बनता है, उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो अब ध्यान देना है, अब हम पढ़ेंगे कोयला। कहता है आपने कोयला देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है कोयला। फिर है कि खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों के ईंधन के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। तो भाप वगैरह में हम इसका प्रयोग करते हैं।
कोयले की कहानी क्या है, तो कह रहा है कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है या कैसे बनता है, तो इसके बारे में जानें। तो ये कहता है कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मिट्टी के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। अब यहाँ से ध्यान देना, तो कोयला कैसे बनता है, तो कोयला कहता है उच्च दाब और उच्च ताप पर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। कोयला में क्या होता है, कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहा जाता है। क्या है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम यानी कि धीरे धीरे कोयला में परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है, अतः कोयला को हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ये कोयले की खान है। कह रहा है कि वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे उत्पन्न होती है, तो कोयला के जलने से भी उत्पन्न होता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार, कोयला गैस, ये सभी किससे प्राप्त होता है, तो ये सभी प्राप्त होता है कोयला से। अब हम कोयला के जो है कोक, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोक क्या है, एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कार्बन का शुद्ध रूप कोक है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है। बी नंबर है कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता, आपने देखा होगा और सड़क वगैरह बनाने में। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। क्या है, 200 पदार्थों का मिश्रण होता है कोलतार। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैप्थलीन की गोलियों में कोलतार से प्राप्त की जाती है। आपने उजला उजला एक गोली देखा होगा जो कपड़ों में अंदर रखते हैं ताकि कीड़ा वगैरह ना लगे, वो भी किससे बना होता है, तो कोयले के उत्पाद कोलतार से बना होता है। किससे बनता है, कोयले के उत्पाद कोलतार से बनता है। ठीक है, तो ये पूछा हुआ सवाल है। मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए किसकी गोली प्रयोग करते हैं, तो नैप्थलीन का। और ये किससे बनता है, तो कोलतार से बनता है। करें, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। इसको भी याद रख लेंगे। पहले कोलतार का प्रयोग किया जाता था, अब पेट्रोलियम के उत्पाद है बिटुमेन। ठीक है, बिटुमेन किसका उत्पाद है, पेट्रोलियम का उत्पाद है। तीसरा पॉइंट है हमारा कोयला गैस। क्या है, तो कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। याद रखना है, कोयला का प्रयोग पहली बार किस रूप में किया गया, तो सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। लंदन में 1810 में और उसके 10 साल बाद न्यूयॉर्क में 1820 में। और ये क्या है, तो इसका उपयोग आजकल हम रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में भी करते हैं। दूसरा हमारा आता है वह है पेट्रोलियम, जैविक ईंधन के रूप में दूसरा है पेट्रोलियम। तो अपने गाड़ी, मोटर, वाहन ये सभी जो चलाते हैं वो सभी पेट्रोल और डीजल से चलता है। यहाँ पर हम मुख्यतः पेट्रोल की बात करते हैं। कहता है ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी कि चट्टान एवं ओलियम यानी तेल से हुई है, क्योंकि जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम का मतलब क्या है, चट्टान से निकला तेल। ठीक है, पेट्रोलियम का मतलब क्या है, चट्टान से निकला तेल। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ठीक है,
अब कहता है कि याद करिए कि तेल और गैस जल में से हल्के होते हैं और इनमें मिश्रित नहीं होते। तो बस इतना याद रखना है कि तेल और गैस जो होता है जल से हल्का होता है, तेल और गैस जल में मिलता नहीं है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या याद रखना है? तो विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में मिला 1859 में। फिर 8 साल बाद यानी कि 1967 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत के अंतर्गत तेल कहाँ कहाँ मिलता है? तो असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है। पहला तेल कारखाना भारत में कब? 1867 में असम। अब है पेट्रोलियम का परिष्करण। तो पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है, इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम जो है किसका किसका मिश्रण है? तो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, ये सभी का। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों या प्रभाजों कहाँ गया? प्रभाजों को पृथक करने पर का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी से संपादन होता है। यानी कि पेट्रोलियम निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो परिष्करण प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पेट्रोलियम का दिया गया। अब कह रहे हैं पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 3.1 में दिया गया है। तो ये सारणी आपको पढ़ना है। इससे पहले हम ऊपर में कुछ और चीज़ें हैं उसको पढ़ लेते हैं। पहले ये समझो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। जिसे हम पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जो उपयोगी पदार्थ प्राप्त किया जाता है उसे हम पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेसे, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। रेसा के रूप में कौन सा? तो पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सभी रेसा है। कहता है प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक के उत्पादन हेतु किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना के रूप में जाना जाता है। कोयला को भी हम काला सोना कहते हैं, याद रखिएगा। तीसरा है प्राकृतिक गैस। तो कहता है प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर कंप्रेस्ड करके सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है क्योंकि ये प्रदूषण कम करता है और यह एक स्वच्छ ईंधन के रूप में माना जाता है। आजकल आप बहुत गाड़ी वगैरह देख रहे होंगे, सीएनजी गाड़ी आ चुके हैं ऑटो वगैरह मार्केट में, तो वही है। अब यहाँ देखो कहाँ से कह रहा है सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है जहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। देखो जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं सिर्फ आपको सेंटेंस समझने के लिए थोड़ा फास्ट बोल देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं उसमें थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। ठीक है, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। हमारे यहाँ प्राकृतिक गैस कहाँ मिलेगा? तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। बूझो कर है क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? तो पहेली कह रही है नहीं, इसका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इसके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। यानी कि हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को हम प्रयोगशाला में, लैब में नहीं बना सकते। अब आगे पॉइंट हमारा कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। इससे पहले हम इसको जानते हैं, यहाँ से सवाल पूछे हुए हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट करके रख लेना। चलो देखो हमने तो कर लिया, अब आप भी कर लो।
देखो क्या कह रहा है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन और उनके उपयोग। तो पहला है एलपीजी। एलपीजी का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो घर और उद्योग के में ईंधन के रूप में। पेट्रोल का उपयोग हम मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के विलायक के लिए, शुष्क धुलाई में हम पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। मिट्टी का तेल, इसका हम स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन। जेट वायुयान का ईंधन कौन सा है? मिट्टी का तेल। डीजल भारी मोटर वाहन और विद्युत जनित्र के लिए। स्नेहक तेल का स्नेहन के रूप में। पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन। वैसलीन जो बनाया जाता है, जो आप लगाते हो ठंडे वगैरह में, वो पैराफिन मोम का बना होता है। और बिटुमेन का प्रयोग, जो कि पेट्रोलियम का ही उत्पाद है, पेंट और सड़क निर्माण में किया जाता है। बिटुमेन का प्रयोग पेंट और सड़क निर्माण में। मिट्टी का तेल जेट वायुयान के ईंधन में। पेट्रोल का प्रयोग शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। अब आइए, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है, इसमें जाने। तो कहता है आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। तो ये सब आपको जानना ज़रूरी नहीं है, ये सभी का प्रयोग आप कहाँ करते हो ये सब आप जानते हैं। कह रहा है कि भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, इसको याद रखिएगा, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। यानी कि पेट्रोल और डीजल बचाने से संबंधित सलाह कौन देता है? तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA देता है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ देता है। और कैसे बचाना है वो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस प्रकार ये चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, और समाप्त नहीं हुआ है, अभी हम इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और आपने क्या क्या सीखा वो भी जानेंगे। तो इसके अंतर्गत हमने कौन कौन से शब्द पढ़े? तो कोयला, कोयला गैस, कोलतार, कोक, ये सभी जो है कोयला का अपरूप है। जीवाश्म ईंधन जो बहुत समय तक रहता है उसको। प्राकृतिक गैस पढ़ा, पेट्रोलियम पढ़ा और पेट्रोलियम परिष्करण पढ़ा। क्या सीखे हम? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले के उत्पाद हैं। पेट्रोलियम के परिष्करण में पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित है, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। ये होता है समाप्त। अब हम करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रश्न संख्या 4 में। कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब कह रहा है डैश का जो है डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। तो पेट्रोलियम और कोयला जीवाश्म ईंधन है, ये हो गया। ख नंबर है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो आप पेट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा 5 नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल है निम्नलिखित कथनों के सामने असत्य और सत्य लिखना है। तो 1 नंबर है कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, यानी असत्य। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। अधिक प्रदूषक मतलब ज़्यादा प्रदूषण करता है, सीएनजी नहीं, सीएनजी कम प्रदूषण करता है, यानी असत्य हो जाएगा। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। बिल्कुल सत्य है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। बिल्कुल सही है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। नहीं, मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है, यानी कि ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, और कुछ सॉरी इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, नए वाले एनसीईआरटी के अनुसार 3, ओल्ड एनसीईआरटी को हम एक साथ लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हमारा चैप्टर नंबर 5। तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 होता है समाप्त। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे और अपना सुझाव सजेशन देते रहेंगे और अपना प्यार बनाए रखेंगे। बाकी अब ज़्यादा कुछ हम आपसे नहीं कहेंगे, जो करना होगा आप करते रहेंगे, बस अपना नोट्स और पढ़ाई दोनों जारी रखिएगा। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।